की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। नाम था उसका चंद्रवदन। चंद्रवदन गरीब जरूर था, पर मेहनत उसके शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी थी। हिम्मत हारने वालों में से वो नहीं था। किसी काम को हाथ में लिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ने का जुनून हमेशा अपने दिल में रखता था और पूरा करके ही छोड़ता था। फिर भी उसे सफलता उतनी नहीं मिलती थी जितनी की चाहिए थी। यही कारण था कि परिवार के अंदर 2 छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी थी। कभी उसे एक समय खाने को मिलता तो कभी वो भी नहीं, पर अपने बच्चों के लिए वो और उसकी पत्नी जो कुछ परिश्रम से खाने के लिए मिल जाता था वो बच्चों को खिला देते थे और खुद भूखे सो जाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, इस तरह से कैसे काम चलेगा? चंद्रवदन ने कहा, प्रिय, मेरी मेहनत के अंदर तो कोई कमी है नहीं, पर हमारा भाग्य ही हमें साथ नहीं दे रहा है। उसकी पत्नी बोलती है कि देखो, कभी कभी इंसान का भाग्य जहां पर वो काम करता है ना, उस गांव का भी असर उसके भाग्य के साथ जुड़ जाता है। कोई कोई गांव परभोगी गांव होते हैं, वहां पर बाहर से कोई आकर उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, उसको जल्दी सफलता मिलती है। तो ऐसे कोई गांव के अंदर आप जाइए, परिश्रम कीजिए, मुझे विश्वास है हमारे दिनमान भी जरूर पलटेंगे। चंद्रवदन का मन जाने का नहीं होता है। अपने बीवी बच्चों से वो बहुत प्यार करता था। वो कहता है कि प्रिय, हमें यहाँ पर रूखी सूखी मिल भी गई तो भी चलेगा, पर मैं तुमसे अलग होकर, बच्चों से अलग होकर कैसे रह पाऊंगा? पर उसकी पत्नी कहती है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमें एक दिन भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे कम से कम अपने बच्चों का सोचो। हम तो कई बार भूखे रह चुके हैं, पर इन्हें समय पर नहीं मिला। तनिक विचार कीजिए, हमारे जीते जी ये बच्चे कृशकाय हो जाएंगे। हमारा कर्तव्य है कि हमने बच्चों को इस दुनिया के अंदर लाया है तो हम इनका पूरा पूरा ख्याल रखें। यह हमारा कर्तव्य, यह हमारी ड्यूटी है। बार बार पत्नी के कहने से चंद्रवदन निकल पड़ता है। जैसे ही 5-6 दिनों के पश्चात एक घने जंगल के रास्ते से वो जा रहा था तो एक सघन वटवृक्ष की छाया को देखकर, थका हारा तो था ही, उसके मन में आया कि क्यों नहीं थोड़ा सा यहां पर विश्राम कर लिया जाए। विश्राम हेतु उस वटवृक्ष की जड़ों के पास आता है। अपने हाथ को ही सिराना बनाकर वो सोने की चेष्टा करता है। इसी बीच उसका ध्यान ऊपर डाली के ऊपर एक भयंकर सर्प चढ़ता हुआ नजर आता है। ये देखता है सांप ऊपर क्यों चढ़ रहा है, पर तत्क्षण उसको समझ में आ जाता है क्योंकि तोता मैना के बच्चे कलरव करने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। वो सोच लेता है कि ये बच्चे उड़ भी नहीं सकते और ये सांप जरूर इन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है, अपना निवाला बनाने के लिए जा रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, और मैंने इन्हें देख लिया है तो मेरा कर्तव्य है कि इन बच्चों की मैं रक्षा करूं और इस दुष्ट सर्प को प्रताड़ित करके उसको शिक्षा दूं। यही हुआ। वो फटाक से हवा की तेज गति से, फुर्ती से चढ़ता है और उस सांप के ऊपर प्रहार करके लकड़ी का उसे जमीन पर धराशायी करता है। इतना ही नहीं, नीचे उतर कर उस
सांप को मार मार कर अधमरा कर देता है। सांप अपना फन भी नहीं उठा पा रहा था और थोड़ी समय के बाद में सर्प मर जाता है। फिर से वापस आकर सोने की कोशिश करता है, पर इसकी आंखों में नींद कहां। ये तो मन ही मन सोचता है कि देखो कैसी विडंबना है, एक दूसरे को खाने के लिए प्राणी कितना आतुरित रहता है। उसे दूसरे की जान प्यारी नहीं होती है, सिर्फ अपना ही जीव प्रिय होता है। सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचता है। वो चिंतन कर ही रहा था कि तोता मैना उड़ते हुए आते हैं अपने घरौंदे के पास। जैसे ही अपने माता पिता को आते हुए देखते हैं बच्चे हर्षोल्लास के साथ चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जब माता पिता बैठते हैं और उनकी खुशी का कारण पूछते तो बच्चे सब बताते कि ये जो अजनबी आज हमारे इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, आज यदि ये नहीं होता तो हम सबको ये जहरीला सांप जो मरा पड़ा देख रही हो माताश्री, ये हमें निगल जाता। तोता मैना बड़े खुश होते हैं। वे अवधि ज्ञान के धारक होते हैं, पर कुछ कर्म ऐसे होने के कारण से उन दोनों को पक्षी के जन्म के अंदर आना पड़ता है। पर अपनी भाषा से वे पक्षियों की ही भाषा नहीं, मनुष्य की भाषा भी अपने ज्ञान के कारण से बोल सकते थे। वे उड़कर नीचे आते हैं और चंद्रवदन को कहते कि हम आपका आभार कैसे अभिव्यक्त करें। आज आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है और बच्चों के लिए माता पिता का तो कर्तव्य होता है। माता पिता उन्हीं को देखकर जिंदा रहते हैं, उन्हीं के सुख की हमेशा चिंता करते रहते हैं। चंद्रवदन ने कहा ये तो मेरा कर्तव्य था, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कुछ नया नहीं किया। पर नहीं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? एक साथ इतने सारे प्रश्न जब तोता मैना ने पूछ लिए तो चंद्रवदन ने अपनी जीवनी संक्षिप्त में बता दी कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और परिवार के अंदर मेरे भी 2 बच्चे हैं, उन्हीं का उदर पोषण मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ, इसलिए मैं व्यापार के लिए, नौकरी के लिए जो भी मुझे कर सकूं मैं दूसरे देश के अंदर जा रहा हूं। हमारे को भाग्य ने कभी भी साथ नहीं दिया। हो सकता है अब परदेश में जाकर मेरा भाग्य बदल जाए। तोता मैना ने कहा कि तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारी सहायता करें। तुम कहीं मत जाओ, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं होते, वे उड़ने नहीं लगते हैं, इसी पेड़ के पास तुम अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहो। हम तुम्हें प्रतिदिन अनमोल मोती जो राजहंस चुग कर लाते हैं और खाते भी है, वे वहां पर जहां इकट्ठा करते हैं वहां पर हम पानी पीने के लिए जाते हैं उस मानस सरोवर के अंदर, तो वहां से मैं वो मोती लेके आऊंगी और आऊंगा। तोता और मैना कह रही है वो एक मोती भी बहुत कीमती होता है। यदि आपने उस मोती को बाजार के अंदर विक्रय कर दिया तो मुझे विश्वास है कि आपके दिन मान तो वैसे ही बदल जाएंगे। अभी हमारे पास कुछ मोती है, 8-10 मोती अपने घरौंदे में से निकाल कर तोता मैना लाते हैं और उसको दे देते हैं और कहते हैं कि नजदीकी एक छोटा सा शहर है, वहां जाइए और एक मोती आप बेचकर आपके खाने पीने की सामग्री लेकर आइए। चंद्रवदन जाता है, बड़ा खुश होता है और मोती बेचता है तो उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो करीब करीब 1 महीने का राशन पानी खरीद लेता है और वापस उसी तोता मैना के पेड़ के पास आकर अपनी छोटी सी कुटिया बनाता है।
वो सोच लेता है कि मुझे नौकरी तो कहीं भी करनी है, क्यों नहीं मैं इन तोता मैना की ही नौकरी करूं और इनके बच्चों की देखभाल करूं, ताकि ये चुगा चुगने के लिए सुदूर प्रांत में जा सके। और ये तो मनुष्य वाणी के अंदर बोलते हैं। मेरा तो भाग्य है, मेरा भाग्य आज से ही परिवर्तित हो गया। मेरी पत्नी सही कह रही थी कि हमारा गांव तुम्हारे भाग्य को साथ नहीं दे रहा है। तुम ऐसे गांव में जाओ जो परभोगी हो, जहां पर जाने के बाद तुम्हारा भाग्य का उदय हो जाएगा। मैं तो जंगल में ही मेरा भाग्य उदय हो गया और सचमुच में ये जंगल तो मेरे लिए मंगल का कारण बन गया। चंद्रवदन बड़ा खुश हुआ। अब प्रतिदिन तोता मैना के जाने के पश्चात वो एक सजग प्रहरी की तरह तोता मैना के बच्चों का ख्याल रखता था। बच्चे भी बड़े खुश थे, निर्भीक हो गए थे। करीब 2 महीने के पश्चात चंद्रवदन को अपने बच्चों की और पत्नी की स्मृति हो आई। वो मिलने के लिए बेचैन होने लगा, तो उसने तोता मैना से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों से एक बार मिल के आऊं। तोता मैना ने कहा कि तुम जरूर जाओ और ये ढेर सारे मोती तुम लेके जाओ जो हमने एकत्रित करके रखे हैं। अब हमारे बच्चे भी उड़ने लायक हो गए हैं, उड़ सकते हैं। अब तुम इनकी चिंता मत करो। हाँ, पर तुम्हें कभी हमारी याद आ गई और कभी तुम संकट में आ जाओ तो मोती लेने के लिए जरूर आ जाना, हम तुम्हें जरूर देंगे। चंद्रवदन खुशी खुशी मोतियों को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। 5-6 दिन की यात्रा करने के पश्चात जब वो अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को ढेर सारे मोती दिखाए तो पत्नी तो खुश हो गई, खुशी के मारे नाचने लगी, कहने लगी इतने बेशकीमती मोती तुम कहां से लाए। चंद्रवदन ने संपूर्ण घटना अपनी पत्नी को बता दी। दोस्तों, कभी भी मनुष्य को चाहिए को क्या व्यापार कर रहा है, कहां से उसको धनार्जन हो रहा है, वो बात गुप्त रखनी चाहिए। क्योंकि कहावत है ना, स्त्री के पेट के अंदर बात टिकती नहीं है। पर पत्नी होते हुए भी इसने सब कुछ सच सच बता दिया था। पत्नी किसे कहेंगी, पर दीवारों के भी कान होते, वो भी बात उतनी ही सही है। अब होता क्या है, उसी जिस गांव के अंदर ये रहता था उनकी नगरी के राजा सूर्यभान अत्यंत व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। बड़े बड़े राजवैद्य आते हैं पर उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। एक दिन बाहर के राजवैद्य ने आकर कहा कि महाराज का जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, और उसके लिए महाराज को तोते का मांस इस दवाई को मिश्रित करके खिलाया जाए तो महाराज की जान बच सकती है, वरना नहीं। अब महाराज ने पूरे नगरी के अंदर, गांव के अंदर दवंडी बोलते उसको, वो पिटवा दी, घोषणा करवा दी कि जो कोई तोते को पकड़ कर लाएगा उसे महाराज स्वर्ण मुद्राओं से तोल देगा। मतलब एक पलड़े के अंदर वो खुद बैठेगा लाने वाला और दूसरे पलड़े के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा देंगे, उसके वजन के बराबर उतनी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। गांव में तरह तरह की चर्चा होना, अब तोता कहां से लाए, क्योंकि उस गांव के अंदर दूर दूर तक पशु पक्षियों का आगमन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि पूरे नगर के अंदर एक ही सरोवर था और उसी का पानी सभी जगह नहर के माध्यम से जाता था। पानी की टंचाई होने के कारण से पशु पक्षी भी उस शहर के अंदर, उस नगर के अंदर नहीं आते थे। अब तोते को ढूंढने के लिए लोग सोचने लगे कि कहां मिलेगा। इसी बीच चंद्रवदन के गांव की महिलाएं, 8-10 महिलाएं चबूतरे के ऊपर बैठी हुई थी
चंद्रवदन की पत्नी भी वहां पर जा पहुंची तो वे बातें कर रही थी कि हमारा यहाँ का राजा अत्यधिक बीमार हो गया है, व्याधिग्रस्त हो गया है, और उसकी व्याधि तभी मिटेगी जब कोई तोते को लाकर महाराज को देगा, और महाराज भी उस तोते के बदले में उसका बराबरी का वजन करके स्वर्ण मुद्राएं देने वाले, क्योंकि तोते के मांस को खाए बिना महाराज का इलाज हो ही नहीं सकता है। इसकी पत्नी ने जब ये बात सुनी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पति तो अभी 2 महीने पहले ही तोते के वहां पे ही नौकरी करते थे, वे तो आराम से लेके आ जाएंगे। महिलाओं को जब ये बात पता चली तो कानाफूसी हुई और बात धीरे धीरे फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जाओ, वो कौन चंद्रवदन है उसे बुला के लाओ। चंद्रवदन को बुलाया गया। चंद्रवदन को महाराज ने कहा कि तुम उस तोते को पकड़ के लाओ, मेरा इलाज उसका मांस खाने के पश्चात ही होने वाला है। चंद्रवदन ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज माफ करो, मैं तोते को पकड़कर नहीं ला सकता। राजा ने कहा क्यों नहीं ला सकते हो, तुम्हारे बारे में हमने सब कुछ सुन लिया है, तुम्हारी पत्नी ने स्वयं ने कहा है। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी पत्नी ने ये सब कुछ कैसे कह दिया। जब चंद्रवदन जाने की राजमहल से निकलने की तैयारी करने लगा, छोटा सा मुंह लेकर, तो राजा ने चेतावनी दी, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरा आदेश का उल्लंघन किया, तो समझ लो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी को भी मैं तुम्हारे साथ फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। अब चंद्रवदन बड़ा निराश हुआ, बड़ा हताश हुआ कि अब मैं क्या करूं। घर पे आया, उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह से डांटा कि तुमने इन महिलाओं को क्यों कहा, आज मेरी हालत क्या हो रही है, इसमें क्या हुआ, तोते को पकड़कर तो लाके देना है और तुम ये नहीं जानते हो कि महाराज तुम्हारा बराबरी की स्वर्ण मुद्रा तुम्हें तोड़ कर देने वाले हैं। चंद्रवदन ने कहा तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो, अरे मैंने उन्हीं तोते के बच्चों की जान बचाई है, मैं उनका रक्षक था और मैं ही उनका भक्षक बन जाऊं, कैसी बात कर रही हो। रक्षक कभी भी भक्षक नहीं बन सकता और तुम मुझे भक्षक बनने के लिए प्रेरित कर रही हो। उसने सब कुछ खरी खोटी सुना दी तो चंद्रवदन की पत्नी ने अपने कान पकड़े और कहने लगी कि अब मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने घर की बात मुझे नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी अपने प्रेम की वार्तालाप भी यदि किसी तीसरे को बता देते ना कभी वो हानि का कारक होता है। अपने घर के अंदर कोई दुख आ गया है, आपस में वैमनस्यता बढ़ गई है, मन के अंदर जो विचार उद्भूत हो रहे हो वो विचार भी मेल नहीं खा रहे हैं, द्वंद्व होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, वो बात भी अपने मुट्ठी बंद ही रखो, बाहर मत जाने दो, किसी तीसरे को भनक तक मत पड़ने दो। लोग सिर्फ और सिर्फ मजा लेंगे, आपका दुख दूर नहीं कर सकते। खैर, इस विषय में मैं फिर कभी बोलूंगा। ये तोते के बच्चे को पकड़ने के लिए निकल पड़ा अपने घर से, क्योंकि अब इसके बच्चे के ऊपर आ गई थी और हर एक माता पिता को अपना बच्चा प्रिय होता है, प्यारा होता है। कोई अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए और मारते हुए देख नहीं सकता। दूर से जब चंद्रवदन को आते हुए देखा तो बच्चे कलरव मचाकर उड़ने लगे, चारों तरफ घूमने लगे और प्रेम से चीखने लगे। तोता मैना ने कहा कि बच्चों, तुम इतने चीख रहे हो और खुश हो रहे हो, तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं, ये तुम तीनों में से किसी एक को ले जाने के लिए आ रहा है। क्यों? हमें क्यों ले जाने के लिए आ रहा है? कि उसके नगर के जो राजा है सूर्यभान, वे बीमार हो चुके हैं। और उनका इलाज तुम
तीनों में से किसी एक का मांस खाने के पश्चात ही हो सकता है, वरना राजा मर जाएगा, ऐसे वैद्य ने उनको सलाह दी है। इसीलिए ये तुम्हें लेने को आया है। इनका वार्तालाप चल ही रहा था कि चंद्रवदन उस वटवृक्ष के पास आ गया और उसने तोते को हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत विचलित हो चुका हूँ, मैं किस तरह से आपको बताऊं समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बताने के पहले ही मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है। तोते ने कहा, हम सब जानते हैं, पर हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं कि इन्होंने भी जब हम छोटे थे, उड़ भी नहीं सकते थे, तब हमारी जान बचाई थी। अब हमारा कर्तव्य है कि इनके बच्चों के ऊपर आई हुई विपत्ति का हम निराकरण करें। हम तीनों में से कोई भी एक जाने के लिए तैयार है। पहले तो बोलते हम तीनों जाएंगे, पर तोता मैना ने कहा तीनों की जरूरत है ही नहीं, वहां पे किसी एक की है। तो आपस में झगड़ा करने लगे कि नहीं, इस नेक कार्य के लिए मैं जाऊंगा। आखिर सबसे छोटे तोते ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, आप माता पिता का ख्याल रखो। भावुक हो गया चंद्रवदन उनकी बातें सुनकर। उस तोते को लेकर वो नगरी के अंदर पहुंचता है। राजा बड़ा खुश होता है। उसी समय दरबार के अंदर तुला मंगाई जाती है और एक तरफ चंद्रवदन को बिठाया जाता है, दूसरी तरफ उतनी ही स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया जाता है और वो स्वर्ण मुद्राएं सब की सब चंद्रवदन को दे दी जाती है। पर चंद्रवदन उन स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा उस तोते से प्यार करने लग गया था कि मेरी वजह से आज ये तोता हंसते हंसते कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट होने के लिए तत्पर हो गया है। राजा ने एक पिंजड़ा मंगाया और पिंजड़े के अंदर उस तोते को रख दिया और कहा कि कल इस तोते को मारकर इसके मांस को पकाकर दवाई मिश्रित करके मैं खा लूंगा। राजमहल के अंदर वो पिंजड़ा लगा दिया, टांग दिया। राजा सूर्यभान का लड़का राजकुमार पशु और पक्षियों के प्रति अत्यंत दया भाव रखने वाला था, बड़ा दयालु था। उसे पता ही नहीं था कि इस तरह से पिंजड़े के अंदर महाराज ने स्वयं ने इस तोते को रखा है। वो आश्चर्यचकित होकर कहने लगा कि हमारे राज्य के अंदर पशु पक्षी कभी दिखाई नहीं देते, इतने पक्षी सुंदर सुंदर, आज इस तोते को पिंजड़े के अंदर किसने रख दिया? इसको तो आजाद स्वच्छंद होकर अनंत आकाश के अंदर उड़ते रहने देना चाहिए, इसे बंधनों के अंदर किसने बांध दिया? और उसने उस पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया। पिंजड़े के बाहर तोता आया। उसने तोते को निहारा और कहा कि भाई, तुम इस पिंजड़े के अंदर रहने के लिए नहीं हो, तुम तो अनंत आकाश में उड़ने के लिए हो। और उसने उड़ा दिया। जैसे ही फुर्र करके तोते का बच्चा उड़ गया और ये खबर जब राजा को पहुंची, राजा को ज्ञात हुआ कि राजकुमार ने तोता उड़ा दिया है, बड़ी मुश्किल से जो मिला था अब वो तोता भी नहीं रहा। राजा को भयंकर गुस्सा आया। ये समाचार सुनते ही उन्होंने राजकुमार को बुलाया और उसे प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, राजकुमार को देश निकालने का आदेश दे दिया कि तुम कैसे पुत्र हो, अपने पिता को भी मौत के मुंह में देखना चाहते हो। जाते जाते राजकुमार ने कहा कि नहीं पिताजी, किसी पक्षी का मांस खाकर आप जीवित रहोगे, ऐसा नहीं होता है। उस वैद्य ने आपको दिशा भूल किया है। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो और जो दवाई आपको दी है उसी दवाई का दही आदि के साथ सेवन करो, जरूर आप स्वस्थ हो जाओगे। रही बात मेरे को देश निकालने की आपने जो दी है, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा और अभी मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। पर राजा गुस्से में था। राजकुमार जाते हुए देखते हुए उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की।
क्योंकि उनको क्रोधातिरेक से अपना आपा भूल चुके थे। राजकुमार वहां से निकल जाता है। इधर ये तोता उड़ते उड़ते अपने घरौंदे के पास आता है और कहता है, राजा के राजकुमार ने मुझे किस तरह से पिंजरे से आजाद कर दिया। तोता मैना कहने लगी, तुम्हें तो आजाद कर दिया, पर राजा ने अपने स्वयं के पुत्र को देश निकाला दे दिया है। अब वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाएगा। इतना सुनना ही था कि वो तोता, पशु पक्षियों में भी कितना परोपकार की भावना होती है। वो तोता उड़कर उसी दिशा में जाने लगा जिस दिशा से राजकुमार अपना नगर छोड़कर बाहर की तरफ निकले थे। जैसे ही राजकुमार को देखा, तोता आया और राजकुमार के कंधे के ऊपर बैठ गया। राजकुमार ने देखा है तोता कहां से आ गया। उसने कहा, तुमको मैंने आजादी दी तो मेरे पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया। कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे सुख और दुख का साथी मैं रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी चलूंगा। राजकुमार को एक मित्र मिल गया और राजकुमार ने कहा, चलो एक से दो भले, और दोनों की दोनों यात्रा पर निकल पड़े। कहाँ जाना है कोई खबर नहीं। एक दूसरे देश की सीमा के अंदर आकर एक सुंदर से उद्यान में राजकुमार रुक गया। अब राजकुमार सरोवर के सन्निकट, उद्यान बहुत बड़ा था, तरह तरह के फूल खिले हुए थे। मंद मंद हवा के माध्यम से जो खुशबू संपूर्ण वातावरण को मादक बना रही थी, ऐसी हालात में वो भूल गया कि मुझे देश निकाला दिया गया है। सुंदर सपनों के लोक के अंदर वो विचरण करने लगा। इसी बीच उसका ध्यान 6 सहेलियों के साथ राजकुमारी के ऊपर पड़ी। राजकुमारी रूपमती, जैसा उसका नाम था, सचमुच में अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। रूपमती को देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। निर्निमेष दृष्टि से वो उसे देखता रह गया। उसकी पलकें झपकने को तैयार नहीं थी। जब राजकुमारी सरोवर के अंदर क्रीड़ा करके अपनी सहेलियों के साथ वापस चली गई, तो चंद्रवर्धन ने जिस तोते को पकड़ के लाया था और इस राजकुमार ने मुक्त कर दिया था, उस तोते को ये राजकुमार कहने लगा कि हे तोते, मैं मन ही मन इस राजकुमारी को देखने के पश्चात अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा हूं। इसे प्यार करने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इसी के साथ विवाह करूं। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? राजकुमार को तोता कहने लगा कि मित्र, अब तुम मुझे अपना मित्र ही मानते हो, सखा मानते हो, तो मेरा कर्तव्य है मैं जाकर तलाश करता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है, कौन से महल में रहती है, वहां पर जाने के लिए क्या रास्ते हैं। और तोता उड़ जाता है। तोता बहुत शीघ्र ही राजकुमारी के महल तक पहुंच जाता है, पर देखता है वहां पे तो सशस्त्र पहरेदार है। वापस आता है और कहने लगता है कि राजकुमारी के महलों तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सशस्त्र पहरेदार वहां पर आंखों में तेल डालकर खड़े रहते हैं। तुम एक काम करो, मध्य रात्रि के समय मैं उड़ते उड़ते जाऊंगा, तुम्हारा एक रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल राजकुमारी के शयन कक्ष की तरफ छोड़ दूंगा और उसकी चुनरी लेके आ जाऊंगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। प्रातः जब राजकुमारी उठती है और अपनी चुनरी नहीं देखती है तो हतप्रभ हो जाती है और चुनरी की जगह एक
रुमाल देखती है, उसे लगता है कि रात को जरूर कोई मेरे कक्ष में पुरुष आया है, ये उसी का रुमाल है और मेरी चुनरी गायब है। वो अपनी दासियों को कहती कि पहरा और सशक्त कर दो। पहरेदारों के होते हुए भी मेरी चुनरी कौन लेके गया, कौन व्यक्ति आया था जो अपना रुमाल भी छोड़ के गया, समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन राजकुमार को तोता कहता है कि तुम राजकुमारी के लिए, रूपमती के लिए एक सुंदर सा प्रेम पत्र लिखो। मैं वो प्रेम पत्र राजकुमारी के शयन कक्ष में दे के आऊंगा। राजकुमार लिखता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, पर जब से मैंने तुम्हें तुम्हारे उद्यान के अंदर देखा है, मैं मन ही मन तुम्हें अत्यंत प्रेम करने लगा हूं। यदि तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम्हारे ही उसी उद्यान में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा प्रिय। चिट्ठी लेकर तोता वापस उड़ जाता है और राजकुमारी के शयन कक्ष के अंदर जाकर गवाक्ष के माध्यम से वो उसके सिराने के पास वो चिट्ठी छोड़ देता है। प्रातः जब राजकुमारी उठती है, देखती है पत्र पड़ा है, वो सोचता है कौन आके पत्र दे के गया है, छोड़ के गया है, और मुझे बिना जगाए, मेरी निद्रा में भी उसने कहीं विक्षेप नहीं किया, पर उसकी हिम्मत माननी पड़ेगी, वो कहां से आया होगा। जरूर मैं ऐसे अत्यंत साहसी व्यक्ति से मिलना चाहूंगी। और उद्यान के अंदर अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई। राजकुमार जैसे ही वो आती है उसका अभिवादन करता है। राजकुमार भी अत्यंत रूपवान था, मानो साक्षात कामदेव हो। रूपमती भी उसे देखते ही रह गई। औपचारिक वार्तालाप होने के पश्चात उन्होंने कहा कि हम कहीं एक ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहां पर अपने मन की बात कर सकते हैं। सहेलियों को इशारा किया, राजकुमारी ने, वे दूर चली गई और राजकुमार और राजकुमारी दोनों आपस में बातें करने लगे। राजकुमारी भी पहले ही नजर के अंदर जैसे उसने राजकुमार को देखा था अपना दिल दे चुकी थी। अब कतिपय दिनों तक रोज मिलने का यह सिलसिला चालू रहा। एक दिन राजकुमार ने कहा कि अब हम चोरी छुपके नहीं मिलेंगे, हम यहां से सुदूर प्रांत में चले जाएंगे। तुम एक अश्व को लेकर कल प्रातः भ्रमण का बहाना बनाकर इसी उद्यान में आओ, हम यहां से निकल जाएंगे। राजकुमारी ने वैसा ही किया, क्योंकि वो दिलो जान से अब प्रेम करने लगी थी। और राजकुमार और राजकुमारी दोनों की दोनों वहां से निकल जाते हैं। जहां तक वे जा सकते थे गए, पर आगे उनको गतिरोध हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में आ गई। अब नदी पार कैसे करे, अश्व को वहीं छोड़ा और एक नाविक को कहकर उन्होंने नदी पार उस तरफ जाने की बात कही। दोनों नाव में समारूढ़ हो गए। बीचों बीच जब नाव आई और नदी इतनी प्रबल प्रवाह के साथ प्रवाहित हो रही थी कि एक छोटा सा चूहा बार बार उछलकर नौका के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर नाविक उसे हटा दे रहा था। राजकुमार का ध्यान जब गया तो उसने कहा कि अरे भाई, इस छोटे से चूहे को क्यों पानी के अंदर बार बार डाल रहे हो, बेचारा बुरी तरह से कांप रहा है और अपने आप को बचाने के लिए अपने नाव का सहारा लेना चाहता है, आने दो उसे। नाविक ने कहा कि नहीं, इसे मत आने दो, पर राजकुमार तो दयालु था, उसने कहा नहीं, मैं इसे अपने पास रख लूंगा। और उसने उस चूहे को अपने हाथों का अवलंबन देकर उसे ऊपर ले लिया। पर जैसे ही चूहा ऊपर आया, हाथ से जंप मारकर पता नहीं फटाक से कहां घुस गया, और देखते देखते उसने नाव के अंदर छेद कर दिया। पानी नाव के अंदर आने लगा।
अभी नाव मध्यस्थ ही थी। पानी जैसे ही भरने लगा तो नाव डगमगाने लगी। पानी निकालते निकालते नाविक भी थक गया। आखिर नाविक को कहना पड़ा कि अब ये नाव डूबने वाली है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों की दोनों अब वहां से जंप मारते हैं पानी के अंदर और तैरने की कोशिश करते हैं। तैरते तैरते लहरों के माध्यम से राजकुमारी एक तरफ हो जाती है और राजकुमार एक तरफ हो जाता है। प्रबल प्रवाह के साथ राजकुमारी को पानी का प्रवाह एक ऐसे राज्य के उद्यान के पास जाकर फेंक देता है, जल प्रवाह, कि वो बेहोश सी हो जाती है। और ये राजकुमार भी कहीं दूसरी जगह किनारे पर लग जाता है। उसे बड़ा अफसोस होता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, जबकि इनका गंधर्व विवाह हो चुका था। जिस उद्यान के बाहर राजकुमारी थी, वहां के माली ने जब उस सौंदर्यवान स्त्री को देखा तो उसने राजा को सूचित किया कि महाराज, हमारे उद्यान के बाहर जो नदी प्रबल प्रवाह से प्रवाहित हो रही, उसी नदी के किनारे हमारा जो उद्यान है, वहां पर एक सुंदर स्त्री मूर्छित अवस्था के अंदर दिखाई दे रही है। राजा स्वयं आए देखने को, वो देखते ही रह गए। उन्होंने अपने चिकित्सकों को आदेश दिया कि इसको शीघ्र स्वस्थ किया जाए। करीब 3-4 दिन के अंदर ही ये स्वस्थ हो गई। राजा ने कहा कि देखो, तुम भी अनजान हो, कहाँ से आई हो मुझे पता नहीं, और मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम राजरानी बनकर रहो। ये तो आश्चर्यचकित हो गई, पर कैसे कहे? मन में आया यदि मैं मना कर दूंगी तो राजा मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। राजा का राजा कौन? उसने एक विचक्षण बुद्धि की धनी तो थी, वो सिर्फ रूप से सुंदर नहीं थी, बुद्धि से भी सुंदर थी। उसने कहा कि महाराज, जैसे ही मैं नदी में गिरी थी तो मैंने संकल्प किया था मैं 16 सोमवार करूंगी, भगवान शिव की पूजा करूंगी, अर्चना करूंगी और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। इस बीच में तो विवाह का तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, तो 16 सोमवार मुझे करने दीजिए। उसके पश्चात आप जैसा उचित समझे हम करेंगे। राजा मान गया, और इस बीच मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य मैं कर सकूं, उसने भंडारा चालू कर दिया। आने वाले गौर गरीबों को वो मुक्त हस्त से खाना खिलाती और 2-2, 3-3 स्वर्ण मुद्राएं भी देती। ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। राजकुमार भी घूमते घूमते उसी शहर में आया और भूखा प्यासा होने के कारण से उसी के भोजनालय की तरफ गया। पर जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा था, राजकुमारी का ध्यान उस तरफ गया। वो फटाक से उसके पास आई और इशारे से कहने लगी कि स्वामी, मैं यही हूँ, आप इन्हीं राजा के पास जाइए और कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी कर लीजिए, समय आने पर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब राजकुमार राजा के पास पहुँचता है और कहता है कि मुझे आप कोई भी छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए, मैं हालात का मारा हूँ। विचक्षण तो था ही, राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब चोरी छुपके ये दोनों मिलने लगे। एक दिन राजकुमारी रूपमती कहती है कि स्वामी, कल मेरा अंतिम 16वां सोमवार है और ये पूर्ण होते ही राजा मेरे से विवाह करने की बात कहने वाले थे और वो करेंगे। इसी बीच आज रात को ही हम यहाँ से निकल जाते हैं। राजकुमार सज्ज था,
तोता भी उड़ते उड़ते आ चुका था और उसी ने कहा कि अब ये उपयुक्त समय है, तुम दोनों को मैं खोजते खोजते परेशान हो गया हूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे आज आप बीती बता दी और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम यहां से निकल जाओ आज ही रात। प्लान बन गया इन तीनों का और राजकुमार अपनी प्रिया को लेकर अर्थात अपनी रूपमती को लेकर मध्य रात्रि के समय में निकल जाता है। उनके राज्य की सीमा से बाहर जब तक नहीं जाते उनका अश्व रुकता नहीं है। तोता कहता है कि अब तुम यहीं पे कहीं छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहो, यहां सुदूर तक कोई आएगा नहीं, गांव नजदीकी है। अब दोनों एक सुंदर सी झोपड़ी बनाकर राजकुमार और राजकुमारी जो कि पति पत्नी हो चुके थे वहां रहने लगे। पर उनका ये सुख भी ज्यादा समय तक नहीं चला। एक दिन अचानक झोपड़ी को आग लग गई जब ये सो रहे थे। तोता चिल्ला चिल्ला कर उनको उठाने का प्रयास कर रहा था पर एक गहरी नींद में थे। जब आग की तपस इन दोनों को पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तोते का एक पंख उस आग के अंदर जलकर राख हो गया था। ये उठे, तोते को पकड़कर बाहर लाए, धू धू कर कर वो झोपड़ी पूरी भस्मीभूत हो गई। अब तोते ने कहा कि अब मैं तो उड़ने के लायक भी नहीं रहा। पर प्रकृति की हमेशा हम लोगों के ऊपर मेहरबानी रहती है, पशु पक्षियों के ऊपर, कि हमारा घाव कालांतर में अपने आप भरता चला जाता है। जैसे ही मेरा पंख वापस आ जाएगा मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा, पर इस बीच अब तुम दोनों अपने नगरी के अंदर चले जाओ और तुम्हारे महाराज सूर्यभान जरूर तुम्हें माफ कर देंगे, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उनका गुस्सा अब शांत हो गया है। राजकुमार को भी अपने पिता की याद सताने लगी थी। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, अब हम नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है देखकर महाराज का तो गुस्सा और एकदम काफूर हो जाएगा, कपूर की तरह। दोनों चल पड़ते पर उनका मन तोते के प्रति रहता। तोता ने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द शीघ्र ही जैसे ही मेरे पंख आ जाएगा दूसरा, मैं उड़कर तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। अब दोनों राजकुमार और राजकुमारी अपने नगरी की तरफ चल पड़ते हैं। अपने नगर में पहुंचकर जैसे ही राज दरबार में जाते हैं, महाराज अपने बेटे को देखकर सब कुछ भूल जाता है, रोने लगता है और आलिंगबद्ध करता है। राजकुमार कहता है कि पिताश्री, ये आपकी पुत्रवधू है। वो भी चरणों में झुककर प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती है और राजकुमार पूछता है कि पिताश्री आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? कि नहीं बेटा, तुमने जाते जाते कहा था उस वैद्य ने निरपराध पक्षियों को मारकर उसका मांस खाकर मुझे जीवित रखने की जो बात कही थी वो मिथ्या थी। भला पक्षियों का, पशुओं का मांस खाकर कोई जीवित रह सकता है? किसी का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। मैंने तुमने जो कहा था दही के अंदर ही वो दवाई मिलाकर खाई और मैं देखते ही देखते 6 महीने के अंदर वापस एकदम तंदुरुस्त हो गया और आज बिल्कुल स्वस्थ हूं। और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम गुस्से में आकर मैंने तुम्हें देश निकाला, क्या दे दिया, बाद में मैं बहुत रोया हूं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक बाप अपने बेटे के वियोग को नहीं सहन कर सकता। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पूरे हमारे नगरी के अंदर कोई भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाएगा। राजकुमार तो यही चाहता था, पशु पक्षियों का प्रेमी था, पशु प्रेमी था, पक्षी प्रेमी था, प्रकृति के साथ चलने वालों में से था। वो बड़ा खुश हुआ
और दोस्तों, महाराज ने, सूर्यभान ने अपने जीते जी सबसे पहले अपने राजकुमार का राज्याभिषेक किया और कहा कि अब मैं संन्यास आश्रम की तरह अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा कि पिताश्री, आप जंगलों में मत जाइए, आप यहीं पर रहिए और मुझे मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि इतने बड़े राज्य की धुरा का वहन करना अभी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो राज्य का कार्यभार कैसे संभाला जाता है वो भी पता नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर महाराज सूर्यभान ने कहा कि ठीक है, मैं 2 वर्षों तक और यहीं पे रहूँगा, अपने पोते का भी जब तक मैं मुंह देख लूँगा, और तुम्हें राज्य का कारोबार कैसे नियोजन करना चाहिए, संभालना चाहिए, उसकी प्रशिक्षण भी मैं देता हूँ। और राजा ने अपनी देखरेख के अंदर अपने राजकुमार को, जो कि सोना तो था ही, उसको कसौटी में कस कस कर तपाकर कुंदन बना दिया। और दोस्तों, इस राजकुमार ने अपने राज्य की धुरा का बहुत अच्छी तरह से वहन किया। कहानी सुनाने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, कुछ बातें ऐसी होती है जो गुप्त रखी जाए, बतानी नहीं चाहिए। पत्नी को भी मत बताओ। आप कहाँ से पैसा ला रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पता। जैसे तोते की जान पर आ गई, पर तोता तो अवधि ज्ञानी था और उसकी भी परोपकार की भावना थी। पक्षी योनि के अंदर जन्म लेने के बाद भी दूसरों को काम आऊं, ये प्रबल भावना थी उसकी। ऐसी भावना मनुष्य की हो जाए तो कहने ही क्या। दूसरी बात, अपने सुख की बात भी डिंडोरा पीट कर किसी मत कहो, लोगों की नज़र फटाक से लगती है। और अपने दुख की बात, जीवन में कोई दुख है तो उसे भी किसी के सामने मत बताओ। लोग नमक लेकर बैठे रहते हैं, आपके घावों के ऊपर वो नमक मस लेंगे। आपका दुख दूर करना तो दूर है, आपके दुख को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। कई बातें ऐसी हैं। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखो। सर्वे जीवन्तु इच्छन्ति, सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा का निवास है, इसलिए सभी आत्माओं को अपनी तरह, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी तरह समझने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, आप कहाँ से हो, कहाँ से मेरी ये कहानी सुन रहे हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम और कहाँ से हो, आपका गांव का नाम भी जरूर लिखिए और राधे राधे का मैसेज जरूर डालिए। हो सके तो ओम नमः शिवाय का भी आप मैसेज डाल दो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम तो आपके मुखारबिंद के ऊपर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गुरुवार को ठीक 9 बजे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। प्रणाम।